अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा अब जो पहली 2 स्टेजेस थी काउंसलिंग की वो हमने फ़िनिश कर ली है और स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर की जो जॉब है वो स्टूडेंट की इंक्वायरी से लेके उसको रजिस्टर्ड करने तक का सारा काम जो है ना, वो स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर ने करना होता है और वो पहली 2 स्टेजेस में हमने डिटेल के अंदर जो है ना, उसको हमने देख लिया है। उसका काम अभी जब स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स अपने दे देता है, प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है, तो अब स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर जो होता है ना, उसने इधर से कंटिन्यू करना होता है। इधर से लेके वीज़ा एप्लीकेशन तक सारा जो प्रोसीजर है वो स्टूडेंट वीज़ा काउंसलर जो होता है सॉरी स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर जो होता है, अब उसका सारा काम है, ठीक है? तो इसकी जो है ना वो 4 स्टेजेज़ हैं। सबसे पहली स्टेज के अंदर जो है, वो ऑफर एप्लीकेशन प्रिपरेशन हमने करनी होती है, ठीक है? डायरेक्टली सबमिट नहीं कर देना होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑस्ट्रेलिया के लिए कोई स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुआ है, तो अब उसका मेलबर्न इंटरनेशनल कॉलेज में फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अप्लाई करना है डिप्लोमा इन बिज़नेस में फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या आप पहले दिन ही उसको सबमिट कर देंगे? इस तरीके से नहीं होगा, पहले उसकी सारी प्रिपरेशन होगी, उसमें भी नॉर्मली 1 वीक या इवन 2 वीक्स भी लग जाते हैं, उसके बाद सबमिशन होती है, ठीक है? तो इसके सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसके जो है ना वो 3 कंपोनेंट्स हैं। एक हो गया ऑफर एप्लीकेशन चेकलिस्ट, जो आपने स्टूडेंट रजिस्टर्ड होने के बाद जब आपसे फर्स्ट मीटिंग होगी तो आपने उसको चेकलिस्ट हैंड ओवर कर देनी है कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, ये आप हमें प्रोवाइड कर दें, ठीक है? गैप कवर मैनेजमेंट, ये इसका पूरा एक प्रोसेस करना पड़ता है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो उसका एक फॉर्मेट मैं आपको गाइड करूँगा, वो ये 3 चीज़ें जो है ना वो मुकम्मल करनी पड़ती हैं, ठीक है? एक स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जो है ना ये सारे प्रोसीजर्स आपको करने पड़ेंगे। वंस ये सारी चीज़ें रेडी होंगी, तो फिर उसके बाद अप्लाई करना ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, इसकी अरेंजमेंट ज़्यादा मुश्किल काम होता है, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफर एप्लीकेशन चेकलिस्ट का फॉर्मेट क्या है? इसका जो जर्नल फॉर्मेट है, वो किसी भी कंट्री में यही फॉर्मेट जो है ना वो अप्लाई होगा, ठीक है? इसके अंदर जो है ना वो सबसे पहले आप देखें कि जो है ना वो स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, वो आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सबसे पहले रिक्वायर्ड होते हैं। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से मुराद ये कि पर्सनल किसी भी स्टूडेंट की, और ये हर किसी के डॉक्यूमेंट्स जो है ना जैसे आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो गई, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें स्टूडेंट से रिक्वायर्ड होंगी, ये उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है? आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या-क्या चीज़ें आती हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर आ गया उसका मैट्रिक, इंटर, और अगर उसने सिर्फ़ इंटर किया हुआ है तो यहाँ तक कि आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। अगर उसने मास्टर्स में अप्लाई करना है तो फिर बैचलर्स की भी आपने डॉक्यूमेंट्स उससे लेने हैं, और अगर वो पीएचडी में अप्लाई कर रहा है तो फिर मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होंगे। यानी कि प्रीवियस जितनी भी उसकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है? अच्छा, इसके अंदर जो है ना वो इनिशियल लेवल के ऊपर जब ऑफ़र अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि इसकी जो है ना वो सर्टिफ़िकेट भी चाहिए हो। मतलब जिसको हम सनद कहते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि मैट्रिक की या इंटर की सनदें भी चाहिए हों और बैचलर्स की डिग्री भी चाहिए हो। ये भी चीज़ें चल जाती हैं कि इसकी जो है वो रिज़ल्ट कार्ड भी चल जाता है, इंटर का रिज़ल्ट कार्ड भी चल जाता है, बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट भी चल जाती है। डिग्री समटाइम्स बाद में भी आ रही होती है। इसी तरीके से अगर स्टूडेंट ने सिर्फ़ इंटर किया है तो उसका रिज़ल्ट कार्ड भी जो है ना वो एक्सेप्टेबल होता है, डिग्री बाद में भी आ सकती है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो सारी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है? तो इनिशियल स्टेज पे ये आपने डॉक्यूमेंट्स उससे ये पूरी एक चेकलिस्ट बनी होती है और ये हर कंट्री की अलग होती है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं। किसी के अंदर आइल्ट्स चाहिए होता है, किसी कंट्री के अंदर जो है वो पीटी रिक्वायर्ड है, किसी कंट्री में टोफल एक्सेप्टेबल होता है, और भी काफ़ी हैं इसके अंदर। और ये ऑप्शनल है क्योंकि कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ ये रिक्वायर्ड ही नहीं होता, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप के अंदर जो है ना वो काफ़ी कंट्रीज़ हैं, हंगरी की अगर आप बात कर लें स्टूडेंट वीज़ा का, तो उसमें आइल्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है? उसमें फिर एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लग जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ उसको कहते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है? तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो साथ लग के तो स्टूडेंट का जो है ना वो ऑफ़र अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना ये सेम रहने हैं किसी भी कंट्री में अप्लाई करने के लिए, चाहे यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, अमेरिका, ये डॉक्यूमेंट सेम रहने हैं। जितने भी कंट्रीज़ आप चाहे 100 कंट्रीज़ का नाम लें, सब में ये रिक्वायर्ड है। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है, डेफ़िनिटली ये किसी हर कंट्री में तो नहीं होगा। अगर आप टर्की के अंदर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें ये आइल्ट्स पीटी नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन बाकी सारी चीज़ें तो रिक्वायर्ड है ना। तो इसलिए मैंने आपको एक जनरल फॉर्मेट दे दिया, और हर कंट्री की जो ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट है वो अलग से बनाते हैं, ठीक है?
जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंसल्टेंसी ऑफिस में जाएँगे, तो अगर आप टर्की के लिए स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस करवाएँगे, तो उसकी ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट स्लाइटली डिफरेंट होगी, वो अलग से उन्होंने रखी होगी, ठीक है? अगर वो कनाडा के लिए आप करते हैं, तो उसकी ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट अलग से रखी होगी, तो 19-20 का डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हंगरी की होगी, तो उसमें ये बाकी सारी चीज़ें होंगी, ये डॉक्यूमेंट मेंशन नहीं होगा, बाकी ये चीज़ें सारी वैसे ही रहनी है, ठीक है? अच्छा, उसके अलावा जो गैप कवर है और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये चीज़ें भी आनी है, हर कंट्री में आनी है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो इसको अब हम डिटेल में देखते हैं। अच्छा, बेसिकली गैप कवर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट आपके पास आया है, तो उसने सिर्फ़ इंटर किया हुआ है, ठीक है? अब आपने उसका डिप्लोमा में एडमिशन करवाना है या आपने बैचलर्स में एडमिशन करवाना है, वो चीज़ें हम लास्ट सेशन में स्टडी कर चुके हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने यानी कि अभी 2025 है, ठीक है? तो जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था वो जून-जुलाई अप्रॉक्सिमेटली 2024 में हुआ था। तो अगर उसने 2022 में इंटर किया है, तो उसका 2 इयर्स का एजुकेशनल गैप बनेगा। वो उसको लाज़मी कवर करना पड़ता है। वो कंसल्टेंट का मेन काम ही ये होता है कि उसने एप्लीकेशन की जो प्रिपरेशन सारी करनी है, तो उसके अंदर वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे, देन जो है ना वो अप्लाई होगा। ऐसा नहीं, अच्छा, स्टूडेंट को आपने इन चीज़ों पे लगा देना कि ये चीज़ें अपनी सारी अरेंज करे, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करे। अगर उसने आइल्स पीटी अगर रिक्वायर्ड है, तो वो इसका एग्ज़ाम क्लियर कर रहा होगा या तैयारी कर रहा होगा। लेकिन आप जो है ना वो उसकी गैप कवर की मैनेजमेंट की तरफ आ जाएँगे और बाकी सारी चीज़ें उसका केस प्रोसेस करना आप स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है? तो गैप कवर की 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो गैप कवर्ड होता है बच्चों का, वो ऑलरेडी 2 साल का गैप कवर करके लाया होगा आपके पास। वो कहेगा मैंने 2 इयर्स में कहीं जॉब की है, शॉर्ट सर्टिफ़िकेट्स किए हैं, कुछ डिप्लोमा किया है या मैंने कहीं जॉब की है, वो ऑलरेडी उसके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे। एल्स अदरवाइज़ अगर अनकवर्ड है, मीन्स के अगर उसना उसका गैप कवर नहीं है, तो फिर ये एज़ ए स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग ऑफिसर आपका पहला काम इधर आपकी इधर एनर्जी लगनी है। ये चीज़ आपने कंप्लीट करनी है, तो उसकी प्रोफ़ाइल अच्छे तरीके से आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिधर भी अप्लाई कर रहे हैं उसको प्रेज़ेंट करेंगे। नहीं तो वो दोबारा आपको मेल्स करते रहेंगे, या अगर आप जिसके साथ भी काम कर रहे हैं आपने उसको फॉरवर्ड करना है, ठीक है? नहीं तो जो है ना वो दोबारा-दोबारा आपको जो है ना इसकी चीज़ें सारी रेडी करनी पड़ेंगी। सम टाइम आप एक दफ़ा अप्लाई कर देंगे, फिर हाफ एप्लीकेशन होगी, फिर नए सिरे से आप कम्युनिकेशन करेंगे, फिर स्टूडेंट से बात करेंगे क्या है कि अवेलेबल है कि नहीं, तो फर्स्ट डे ही आप उसको ये पूरी चीज़ें गाइड करेंगे। पहली मीटिंग के अंदर ही कि आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं, अब आपकी ये चीज़ें सारी ये चेकलिस्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, ये काम जो है ना वो आप कन्फर्म कर दें। अगर आपके पास अवेलेबल हैं चीज़ें, तो हमें बता दें, हम इसको सारी चेकिंग कर लेते हैं, एल्स अदरवाइज़ फिर उसकी अरेंजमेंट आपने करके देनी है उसको। ठीक है? आपकी गाइडेंस के मुताबिक वो जो है ना वो गैप कवर उसको करना पड़ेगा, ठीक है? उसके अंदर फिर डिफरेंट सिनेरियोज़ होते हैं, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर 2 इयर्स का गैप है तो उसमें शॉर्ट सर्टिफ़िकेट्स का ऑप्शन बन सकता है, कोई एक्सपीरियंस का ऑप्शन बन सकता है। तो इस तरीके से ना डिफरेंट उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो वो करके तो आपने उसका जो है ना वो गैप के डॉक्यूमेंट सारे कवर करने हैं। वो करने के बाद तीसरा जो इसमें कंपोनेंट है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़। इसको बेसिकली मोटिवेशन लेटर भी कहते हैं। इसका फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? इसके अंदर जो है ना वो स्टूडेंट ने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होती हैं, स्टूडेंट की तरफ से ये लिखा जाता है। आप स्टूडेंट को फॉर्मेट दे देंगे, स्टूडेंट्स नॉर्मली जो मास्टर्स और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स हैं, वो ये चीज़ खुद ही जो है ना वो रेडी करते हैं, ठीक है? आपने सिर्फ़ उसको फॉर्मेट दे देना होता है। बाकी जो इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस स्टेज के ऊपर इसको रेडी करने के नहीं काबिल होते, तो वो फिर जो है ना वो आपने उसको रेडी करके देना है। इसका फॉर्मेट मैं शेयर करूँगा, बड़ा आसान है, इसमें सिर्फ़ सरसरी सा आपको बता देता हूँ कि ये डिटेल्स मेंशन होती हैं कि स्टूडेंट इस कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहा है, जिस डिप्लोमा या बैचलर्स में अप्लाई करना है, इस जो कंट्री में क्यों अप्लाई कर रहा है, क्या-क्या उसको जो है ना वो क्या बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, बाकी कंट्रीज़ में उसने क्यों नहीं अप्लाई किया, बाकी कॉलेजेस में अप्लाई क्यों नहीं किया। तो फिर वो जो उसकी मैनेजमेंट होती है इंस्टीट्यूट की, वो फिर उससे कन्विंस होके उसको ऑफ़र इश्यू कर देती है कि ठीक है, आप जो है ना हम आपको अलाउ करते हैं। ऑफ़र लेटर फिर इश्यू हो जाता है। ठीक है? तो ये जो आपको ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट है, ये हम आपको जर्नल शेयर कर देंगे, ठीक है? बल्कि कोशिश करेंगे कि हर कंट्री की जो बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, उनकी अलग-अलग भी आपको डॉक्यूमेंट जो है ना, ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट, हम इसी वीडियो के नीचे जो है ना, वो ऑफ़र एप्लीकेशन चेकलिस्ट्स जो है ना, वो डाल देंगे सारे कंट्रीज़ की, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ऑस्ट्रेलिया के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कनाडा के लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ऑफ़र की स्टेज पे। अभी वीज़ा की बात नहीं हो रही। एडमिशन की बात भी नहीं हो रही, ऑफ़र की बात कर रहा हूँ।
प्रोसेसिंग स्टेज 1 पे हैं अभी हम, ठीक है? तो इसी तरीके से जो है क्या उसे कहते हैं गैप कवर मैनेजमेंट की भी आपको डिटेल्स जो है ना वो डॉक्यूमेंट की सूरत में हम मेंशन कर देंगे, ठीक है? और इसका फॉर्मेट भी आपको शेयर कर देंगे, ठीक है? ताकि आप जो ये सारी चीज़ें आप लर्न कर रहे हैं लेकिन साथ-साथ आपको अंडरस्टैंडिंग भी होती रहे कि ये नॉर्मली वर्क कैसे करती हैं, ठीक है?